नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, भारतीय संविधान, उसके अंतर्गत हम लोग भाग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग भाग 4 के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो भाग 4 है उसमें कितने से कितने तक अनुच्छेद की बात की गई है। तो जो हम लोग का भाग 4 है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में जो अनुच्छेद दिया है 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद के बारे में बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको कहते हैं, चलिए उसे देखते हैं। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसको रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था। और आयरलैंड ने क्या किया, इसको स्पेन के संविधान से वो इसको लिया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं। नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही जो नीति निर्देशक तत्व का क्या है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। अनुच्छेद 36 क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में किसके बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसके संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा है, उसके बारे में अनुच्छेद 36 में बात की गई है। जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, चलिए उसको देखते हैं कि उसमें किसके बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जो अनुच्छेद 37 है उसमें ये बोला गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको न्यायालय द्वारा क्या लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यदि न्यायालय चाहे कि नीति निर्देशक तत्व में कोई परिवर्तन करना या कोई बदलाव करना, तो न्यायालय को इसका भी अधिकार नहीं है। ठीक। अनुच्छेद 38 क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसमें ये 38 में ये बात बोला गया कि लोक कल्याण का, लोगों के कल्याण के बारे में बात की गई है। जो सरकार है वो जनता का कल्याण करेगी, जो जनता है उसकी देख रेख करेगी। जो जनता ने जिस सरकार को बनाया है, जिस सरकार को चुना है, वो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जनता का देख रेख करे, कल्याण करे। जैसे में क्या काम करना है, राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय, समाज में उसको किसी तरह की न्याय को दिलाना, ये सब चीजें किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या है, 39 क्या है, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधन उचित वितरण करना। मतलब समान काम के लिए समान वेतन का मतलब ये हुआ कि जो स्त्री या पुरुष दोनों व्यक्ति यदि समान काम कर रहे हो तो दोनों को क्या करना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए। उन लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कि ये स्त्री है तो इसको कम वेतन दिया जाए, यदि पुरुष है तो पुरुष को ज्यादा वेतन दिया, इस तरीके की बात नहीं की गई। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन और उस काम को करने के लिए संसाधन जो होगा बराबर रूप से दोनों को वितरण किया जाएगा। अनुच्छेद 39 हो गया। और नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का ए में क्या बोला गया है, निशुल्क एवं कानूनी सहायता, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जो 39 के ए में क्या बोला गया है, निशुल्क कानूनी सहायता, यदि व्यक्ति को कानून की आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है, तो यह दायित्व तो बनता है। यदि न्यायालय की आवश्यकता है तो यह अनुच्छेद 39 ए कहता है कि उसमें क्या किया जाएगा, उसको निःशुल्क रूप से सहायता दी जाएगी। उससे किसी प्रकार की धन या राशि लेकर सहायता नहीं लेनी है, निःशुल्क सहायता करनी है। इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में जोड़ा गया, कब, 1976 में। तो अगला अनुच्छेद क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो इसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। जो अनुच्छेद 40 में बोला गया कि जो ग्राम पंचायत है उसका संगठन किस तरीके से रहना चाहिए, ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि क्या है, लोगों की देख रेख किस तरह ग्राम पंचायत में किया जाता है, उसके बारे में जो बात की गई अनुच्छेद 40 में बोला गया। और नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 41। इसमें क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। मतलब अनुच्छेद 41 में बोला गया है कि ऐसी कुछ सरकारी सहायता है जो लोग, जिन जिन लोगों की उसकी आवश्यकता हो तो सरकार को वो चीजें भी उन लोगों को प्राप्त करानी चाहिए।
जैसे शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, तो सरकार की ये दायित्व बनता है और घर के गार्जियनों के, परिवार के सदस्यों की ये दायित्व बनता है कि वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें, और ये सरकार का भी दायित्व है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको पेंशन की आवश्यकता हो, या विधवा पेंशन हो, इस तरह का पेंशन हो, या विकलांगता वगैरह इस तरह का पेंशन हो, या विकलांग व्यक्ति को यदि साइकिल की आवश्यकता हो, तो ये सब सरकारी सहायता किसकी देन है? सरकार की देन है, और ये उपलब्ध करानी चाहिए। अनुच्छेद 41 में इसके बारे में बात किया गया है। जो अनुच्छेद 42 क्या है उसको देखा जाए तो अनुच्छेद 42 है न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला तथा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। अनुच्छेद 42 में बोला है कि न्याय संगत कार्य करना है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, या छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, उससे बिना उसके जाति, लिंग, धर्म, ये सब बिना भेदभाव किए ही क्या करना है? सबको समान रूप से न्याय संगत का कार्य करना है। उसको ऊंच नीच की भावना नहीं रख के कार्य करना है। जैसे गर्भवती महिला है तो इन समूह से क्या करना है? कोई कठोर वैसा श्रमिक वाला कार्य नहीं करवाना है, श्रम वाला कार्य नहीं करवाना है। इसमें क्या करना है? आपको लचीला रखना है। अनुच्छेद 42 में इसके बारे में बात की गई। सभी के क्या करना है? एक समान एक नियम पे लागू करना है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। कुटीर उद्योग मतलब ये छोटे उद्योग जो होते हैं उनके बारे में बोला गया है। जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो डेली के डेली मजदूर करने वाले श्रमिक हैं, उनके बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 43 में बोला है कि उनको कम से कम इतनी तो मजदूरी दी जाए जिससे वो क्या कर सके, इतना तो वेतन दिया जाए जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपना परिवार चला सके, अपने परिवार का पेट भरण पोषण कर सके। या छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनके बारे में उनसे बोला जा रहा है। अनुच्छेद 43 के क क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, और जितने भी सारे उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उसमें जो कामगार हैं उनको भागीदारी, उनको अवसर मिलने चाहिए, उनको काम करने की भरपूर अवसर मिलने चाहिए। इसके बारे में बात 43 में किया गया है। अनुच्छेद 44 क्या है इसको देखते हैं। समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्म के लिए विवाह एवं तिलक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीति अलग हो। मतलब बोला गया कि समान सिविल संहिता मतलब सभी के लिए एक समान नियम कानून बनाया गया है। अर्थात सभी धर्म के लिए जो विवाह है और जो तिलक है उसकी अलग अलग शर्त बनाई गई है। सभी की जो शर्त है वो क्या है? शर्त एकदम समान रहेगी, भले ही विवाह की जो रीति हो वो अलग अलग तरीके से हो। जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनमें विवाह के कुछ रीति रिवाज अलग होते हैं, कुछ तरीके से अलग किया है। जो हिंदू समुदाय है उसके अंतर्गत क्या है? अलग चीजें हैं। इसी तरह सिख वगैरह अलग अलग जितने धर्म हैं, मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग धर्म की बात कर रहा हूँ कि सभी धर्म क्या है? अलग अलग बारे में बात की गई। उसी तरह क्या है कि सभी के लिए विवाह और तिलक की शर्त जो होगी समान रहेगी, लेकिन उनके जो रीति रिवाज होंगे ये सब अलग अलग तरीके से रहेंगे। तो किसमें बोला गया? अनुच्छेद 44 में बोला गया। एक नोट करके दिया गया, इस नोट को देखा जाए। नोट में क्या बोला गया है? अपराध के लिए कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। मतलब बोला कि आचार संहिता किसको कहते हैं? ये जब चुनाव वगैरह आता है तो उस समय भी इसको लागू कर दिया जाता है। अपराध के कानून को दंड संहिता, अपराध का जो कानून है उसको क्या बोला जाता है? दंड संहिता बोला जाता है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता बोला जाता है। आचार जब चुनाव लागू होता है, जब चुनाव आने वाला रहता है या चुनाव स्टार्ट हो जाता है तो उस समय आचार संहिता लागू हो जाती है, इसी को बोला जाता है। अनुच्छेद 45 क्या है उसके बारे में देखा जाए कि अनुच्छेद 45 में किसके बारे में बात की गई। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनकी जो स्वास्थ्य की देखरेख करनी है, वो तो परिवार वालों को तो देखरेख करनी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, सरकार की है, सरकारी अस्पतालों की है, उसकी जिम्मेदारी है। तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष की जिनकी आयु हो गई है उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रदान करने की जिम्मेदारी किसको है? ये भी सरकार को है। तो अनुच्छेद 45 में इसको बोला गया है। और जो नेक्स्ट अनुच्छेद है चलिए उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 46 में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया, नोट में इसको देखा जाए। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ दिया गया। जो शिक्षा का अधिकार है इसको क्या किया? इसको मूल अधिकार बना दिया गया और किस में जोड़ दिया गया?
अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया। और इसको कब जोड़ा गया? 88वां संशोधन में 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। कब बनाया गया? 88वां संशोधन 2002 में। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 46। इसको देखा जाए, अनुच्छेद 46 क्या है? SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 46 में जो SC हैं, जो ST हैं, जो OBC हैं, इनके लिए क्या किया गया? विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में उसमें बताया है कि जो SC कास्ट की कैटेगरी के लोग हैं उनको कितना छूट मिलनी चाहिए, जो ST हैं उनको कितना मिलना चाहिए, जो OBC हैं उनको कितना मिलना चाहिए, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 47। सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयों एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये अनुच्छेद 47 में बोला है कि जो सरकार है वो क्या करेगी? पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। जैसे कि मध्याह्न भोजन वाला कार्य भी चलता है स्कूल में, विद्यालयों में, उसमें सरकार करेगी, जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएगी वो एकदम पोषण युक्त होना चाहिए, इस ऐसी चीज़ उपलब्ध कराना है। तथा नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाए। शराब वगैरह, नशीली दवा वगैरह, ड्रग्स वगैरह, इन सब चीज़ों पर क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बारे में अनुच्छेद 47 में कहा गया है। जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता हो कि जैसे कि बिहार में क्या है? दारू बंद हो गया है, लेकिन फिर भी दारू बिकता है। वो कौन बिकवाती है? प्रशासन बिकवाती है, सरकार बिकवा रही है। सरकार ने तो सामने से बंद कर दिया दारू, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है? दारू बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, तभी तो लोग पी के रोड पे पड़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 47 हो गया। अनुच्छेद 48 के क में क्या बोला गया? इसको देखा जाए, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संशोधन 1976। 48 के कम में बोला गया है कि जो हम लोग का पर्यावरण है, जो ये वन्य जीव हैं, जो जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, इनकी रक्षा करना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। इसको 142वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। सॉरी, 142वां नहीं होगा, ये 42वां संशोधन होगा, ये 1 नहीं होगा। 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक हो गया। और नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? 49। उसको देखा जाए तो 49 अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे किसी महान नेता का समाधि स्थल हुआ या किसी सैनिक की समाधि स्थल हुई, इस तरह की क्या है, जितने भी स्मारक हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य बनता है कि उसको क्या किया जाए? उसकी रक्षा किया जाए। तो इसके बारे में अनुच्छेद 49 में बोला गया है। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। जो अनुच्छेद 50 है वो बोलता है कि जो कार्यपालिका है इसको न्यायपालिका से अलग किया जा सकता है, अलग करना। इसके बारे में अनुच्छेद 50 में बात की गई है। तो अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। जितने भी सारे हमारे दूसरे देश से संबंध है, उस संबंध को क्या है? और अच्छे करना है। इसके बारे में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझावा देना। और इसके बारे में बोला कि जो हमारे देश से दूसरे देश से क्या है, कोई विवाद चल रहे हैं, कोई मैटर चल रहा हो, तो उसको क्या किया जाए? उसको समझौता किया जाए, उसके बारे में बोला गया। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना है। और जो भारत है, हम क्या है, यूएनओ का जब सदस्य बना है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 के तहत। तो इसके बारे में कुछ और चीजें, चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि मूल अधिकार क्या होता है, इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। तो मूल अधिकार किसको बोलते हैं हम लोग? मूल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? मूल अधिकार है, इसे यूएसए से लिया गया है। जो मूल अधिकार है इसको किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट चीजें क्या है? इसे भाग 3 में रखा गया है। जो मूल अधिकार है इसको किस में रखा गया है? भाग 3 में इसको रखा गया है। यह नरसंगिक अधिकार होता है। नरसंगिक अधिकार हम लोग पीछे ने पढ़े थे कि जो मूल अधिकार है क्या है? नरसंगिक अधिकार है। यह जन्म के समय मिलता है। और नेक्स्ट क्या है? यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यदि न्यायालय चाहे तो मूल अधिकार में कोई परिवर्तन कर सकती है, इस पे वाद विवाद, डिस्कशन, चर्चा कर सकती है। अभी हम लोग जो पिछले पढ़े हैं उसमें चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन मूल अधिकार में क्या कर सकती है? चर्चा कर सकती है। सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक। मतलब जो है मूल अधिकार इसमें क्या करता है? जितनी भी सरकार की पावर है उसकी शक्ति को क्या कर सकता है? मूल अधिकार घटा भी सकता है, उसको ऋणात्मक में ले जा सकता है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है। जो मूल अधिकार है इसके पीछे कानून की मान्यता है, कानूनी मान्यता है। और यह निलंबित हो सकता है। जो मूल अधिकार है इसको निलंबित भी किया जा सकता है।
यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। जो मूल अधिकार है वो किसके है? व्यक्ति की भलाई के लिए है, मनुष्य की भलाई के लिए है। तो मूल अधिकार हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं कुछ और, जैसे कि मूल कर्तव्य है। इसको नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके बारे में देखा जाए। इसे आयरलैंड से लिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसको किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसे भाग 4 में रखा गया है। जो इस नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है और जो मूल अधिकार है उसको भाग 3 में रखा गया है। यह नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है। इसको क्या है? इसको नैसर्गिक अधिकार नहीं बोला जाता है तथा इसे लागू करने के बाद के लिए बाध्य नहीं है। मतलब यदि इसको सरकार क्या कर सकती है? लागू, जो न्यायालय है उसको लागू कर सकती है, लेकिन वाद विवाद इसमें नहीं कर सकती है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा क्या है? इसको कोई इसी प्रकार का इसमें संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और ना ही उस पर कोई डिस्कशन वाद विवाद किया जा सकता है। 5 क्या है? यह सरकार की अधिकार को बढ़ावा देता है, अर्थात धनात्मक है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार को बढ़ावा देता है और उसको पॉजिटिव बनाता है सरकार को। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसके पीछे क्या राजनीतिक मान्यता है? यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह समाज की भलाई के लिए है। जो मूल अधिकार थे व्यक्ति की भलाई के लिए थे, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाज की भलाई के लिए है। अगला चीज क्या है उसको देखा जाए। मूल कर्तव्य क्या होते हैं इसको देखा जाए। मूल कर्तव्य क्या है? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य है इसको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं इसको किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। यदि आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया था। इसको मूल कर्तव्य को भाग 4 में क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जो मूल संविधान जब बना था तो उस समय क्या थे? मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ उसमें एक और कर्तव्य को बढ़ा दिया गया। मतलब जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे और वर्तमान में कितने? 11 हैं। तो जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और अगली चीज क्या है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। मतलब मूल कर्तव्य क्या क्या है उसके बारे में बोला है कि संविधान का पालन करना है तथा इसके अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं, चाहे वो संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन सब चीज़ों को हम लोग को क्या करना है? सम्मान करना है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है, इसका सम्मान करना है। ये मूल कर्तव्य में दी गई है। और अगला क्या है मूल कर्तव्य? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना का नारा। यदि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते हैं उस तरह का नारा है उसका भी हम लोग को सम्मान करना है। देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। इसमें यह भी बोला है कि हमारा जो देश है उसकी संप्रभुता को, एकता को, लोगों की जो एकता है, अखंडता को बनाए रखना है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। ये भी बोला गया है कि देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा भी करनी है। देश के लोगों को नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना है। इसमें यह भी बोला है कि जो भी हमारे देश के भारतवासी हैं, भारत देश के लोग हैं, इनमें क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। जो हमारा देश है इसमें क्या है? गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। चाहे कोई भी ऐसा कार्य हो तो उसमें क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखना है। तो हम लोग का खत्म हुआ। अगला चीज क्या है? पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। हमारी जो पर्यावरण है, जो हमारा वन्य जीव है, इसकी रक्षा करना है। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। जितनी भी सरकारी संपत्ति है इसको हमको रक्षा करना है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। यदि किसी व्यक्ति की भलाई करनी हो या किसी समूह की या किसी सामाजिक में कोई भलाई का काम हो तो उसमें क्या करना है? हम लोग को अग्रसर रहना है।
और जो 11वां क्या है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। और जो अगला ये क्या है, ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावक को, माता पिता को, पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसके बारे में बात की गई है। और जो 86वां संशोधन 2002 मूल अधिकार 21 के क में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अवश्य होना चाहिए। 86वां संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य 51 के क में 6 से 14 वर्ष के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य है। ये ऊपर वाला ही 2 बार रिपीट हो गया है, ये वाला ऊपर ही जो दिया। 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके अभिभावक को ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अवश्य ग्रहण कराएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।